हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने ट्रेड की अब तक 4 क्लासेस किया हुआ है और 4 क्लासेस में आपके ट्रेड की जो थ्योरी हैं उसमें आपका हमने एडम स्मिथ को पढ़ाया, रिकार्डो की बात किया, जेएस मिल के सिद्धांत को देखा, मार्शल को देखा, हेवर्लर को देखा और हेक्स्चर-ओहलिन के मॉडल को देखा। तो आपका एक जो ट्रेड थ्योरी वाला पूरा सेक्शन है उसमें मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपके बचते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला हुआ है कि लियोन्टी पैराडॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लियोन्टी पैराडॉक्स है। उसके बाद किसी ने क्वेरी किया था उत्पादन संभावना वक्र को समझा दीजिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको भी आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके का मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो स्पेशल इस तरीके का आपको बना दिया जाएगा जो कि ट्रेड थ्योरी में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे उन सब को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं व्यापार की शर्तें। तो देखो, व्यापार के जो सिद्धांत थे उसको हम लोगों ने देखा, समझा कि किस तरीके से दो देशों के बीच व्यापार होते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो कि व्यापार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि वो कौन कौन से आधार हैं जो कि व्यापार करने के लिए प्रेरित करते हैं या किन आधारों पे व्यापार होगा। तो इस तरीके के कई सारे थ्योरी को आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है व्यापार की शर्त, यानी कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं जो कि व्यापार की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी। जितनी शर्तें व्यापार की हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे और आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से 2 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि मान लो कि कोई भी व्यापार शर्त आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस शर्त को किसने दिया। ठीक है, उस अर्थशास्त्री के बारे में आप जानते रहो कि भाई ये व्यापार की शर्त जो है इसको किस अर्थशास्त्री ने दिया है, उसका नाम आपको पता रहे। दूसरा आपसे प्रश्न पूछ सकता है इस टॉपिक से, जैसे कोई भी व्यापार शर्त है ना, उसमें आपको एक फार्मूला मिलता है, तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और जो कम संभावना वाला थर्ड टॉपिक है जहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो होता है व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक। शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इस वीडियो में अगर बने रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यापार की शर्तों का टॉपिक, व्यापार की शर्त होती क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस तरीके का जितना भी आपका डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्जाम में बैठें, चाहे वो आप नेट दे रहे हों, किसी जगह का सेट दे रहे हों, किसी स्टेट का, या किसी स्टेट का आप जो है पीजीटी दे रहे हों, जिसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दिल्ली में आपका डीएसएसबी करवाता है, हरियाणा में एचटेट हो गया, यूपी में हमारे यूपी पीजीटी हो गया। तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम हो, अगर वहां पे व्यापार की शर्त से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के कंप्लीटली एक शॉर्ट नोट्स अपना बना लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले किसी भी एग्जाम में व्यापार की शर्तों से आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, जो भी आपका ये क्लास रहे 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, लेकिन जो भी रहेगा उसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। देखो, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्यापार की शर्तें असल में होती क्या हैं। तो जो व्यापार की शर्तें होती हैं ये बताएंगी किसी एक देश से दूसरे देश के व्यापार की प्रक्रिया के बारे में कि कौन कौन सी व्यदशाएं हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं, क्या क्या शर्तें हैं जिनके आधार पे एक देश से दूसरे देश का विनिमय होगा। अर्थात व्यापार की शर्तें देश की आयात निर्यात की नीति को प्रदर्शित करती हैं। किसी भी देश की, किसी भी अर्थव्यवस्था की आयात के बारे में क्या नीतियां हैं, निर्यात के बारे में क्या नीतियां हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग व्यापार की शर्तों के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसे कि किसी देश की निर्यात की कीमतें बढ़ती हैं, कोई भी देश है जैसे वो वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, तो अब जब उसके निर्यात की हुई वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ेगी
तो जाहिर सी बात है कि उसके यहाँ व्यापार की शर्तें बेहतर होगी, और व्यापार की शर्तें बेहतर होने के साथ साथ उसको व्यापार में लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही स्थिति उल्टा हो जाए कि किसी देश में आयातित कीमतें ज़्यादा हो जाएं, तो क्या होगा भाई? अगर देखो, आपके यहाँ जब आयातित कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी तो जो वस्तुएं आ रही हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा? आपके यहाँ व्यापार की शर्तें खराब हो जाएंगी। तो ऐसे में देश को क्या होता है कि इस प्रकार के व्यापार से हानि होती है। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा या आगे मैं पढ़ाऊंगा कि प्रशुल्क क्या होता है, कोटा क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, और इन सभी का क्या रोल होता है व्यापार की शर्तों में। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि व्यापार की शर्तें होती क्या हैं। अब बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने इस बारे में अलग अलग विचार दिए, और व्यापार की शर्तों के जो मुख्य रूप से सिद्धांत दिए गए, जो कि आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं पाठ्यक्रम में, तो हम लोग उन शर्तों की बात करेंगे। और इस क्रम में जो पहली शर्त आती है वो आती है व्यापार की वस्तु या शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें। इंग्लिश में अगर बात करें तो कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तें या शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें, इसका प्रतिपादन किया था टॉजिक नामक अर्थशास्त्री ने। और यह व्यापार की वस्तु या शुद्ध वस्तु विनिमय शर्त के नाम से जानी जाती है, यह मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको किसने प्रतिपादित किया? टॉजिक ने। इनका नाम याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें किसी देश के आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं की कीमत के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। क्या प्रदर्शित किया जाएगा? आयातित और निर्यातित वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, यह आपका हो जाएगा TC इक्वल टू PX/PM। TC यहां पे आपका दर्शा रहा है वस्तु विनिमय शर्तों को, ठीक है, और P क्या दर्शा रहा है? कीमत को। X निर्यात को बताएगा और M आयात को बताएगा। और फिर आगे चल के इस शर्त में टॉजिक ने थोड़ा सा, देखो, जब कोई भी सिद्धांत आता है तो उसकी आलोचना होना तो स्वाभाविक। हम लोग बहुत इसके डिटेल में नहीं जाएंगे सिद्धांत में, बस उसी तरीके से इसको पढ़ना चाहिए आपको जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसमें भी कुछ कमियां इनको महसूस हुई होगी, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना वगैरह की, तो बाद में टॉजिक ने इसमें थोड़ा सा सुधार किया और एक नए सूत्र का प्रतिपादन किया। इसे बताए TC इक्वल टू PX1/PM1 और ओवरऑल को फिर PX0/PM0। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के टाइम पीरियड की बात कर दिया। 0 को बता दिया आधार वर्ष को प्रदर्शित कर रहा है, और 1 जो है ये चालू वर्ष यानी करेंट ईयर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत में ये नया फार्मूला आ जाता है। ये फार्मूले आपको याद रखने चाहिए। अब देखो, आलोचना तो होनी ही थी, तो हैवर्लर और वाइनर इन दोनों ने टॉजिक के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पे किया कि यह केवल कीमतों तथा आंकड़ों पे आधारित है, साथ ही साथ यह उत्पाद तथा आयात की उपेक्षा करता है। तो इस सिद्धांत ने भुगतान शेष के बारे में भी चर्चा नहीं किया और यह लाभ और हानि की भी चर्चा नहीं करता। तो देखो, आलोचना तो होना ही है, हालांकि इन सब के बाद भी ये अपने आप में ठीक ठाक था। दूसरी जो शर्त आती है वो आती है सकल वस्तु विनिमय शर्त। इंग्लिश में देखोगे तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सकल वस्तु विनिमय शर्त। इसका भी प्रतिपादन टॉजिक ने किया। जब इन्होंने अपनी पहली शर्त दिया, उसकी आलोचना आई तो कहा चलो ठीक है भाई, मैं फिर से आता हूं, तो नए मॉडल के साथ आ गए। अब इसमें इन्होंने सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों के अंतर्गत बताया कि किसी देश के आयात तथा निर्यात की कुल मात्रा के बीच जो अनुपात होगा यही बताएगा सकल वस्तु विनिमय की शर्त। और फार्मूला दे दिया इनका, TG इक्वल टू QM/QX। QM बता रहा है आयात की क्वांटिटी को और QX बता रहा है निर्यात की क्वांटिटी को। TG सकल व्यापार की शर्तों को प्रदर्शित कर रहा। तो इनके बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा, किसके बीच? QM और QX के बीच। इनके बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा, व्यापार की शर्तें उतनी ही ज़्यादा होंगी। और यदि इसमें आधार वर्ष को ले लिया जाए तो जैसे कि देखो, टॉजिक के पहले वाले सिद्धांत में या पहले वाले शर्त में उसका एक संशोधित समीकरण आया था, उसी तरीके से इसमें भी आता है। यहाँ पे भी क्या किया गया, आधार वर्ष और चालू वर्ष को लेकर के एक नया फार्मूला दे दिया गया। तो ये फार्मूले आप याद रखिएगा।
और टॉजिक का ये जो सिद्धांत है ये व्यापार की शर्तों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया, जिससे कि यह भी आलोचना का विषय बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है व्यापार की आय शर्तें। इसे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिपादित किया डोरेंस नामक अर्थशास्त्री ने। और व्यापार की आय शर्तें टॉजिक के शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का एक सुधारात्मक रूप है। ये जो शर्त है ये वस्तु के आयात और निर्यात के साथ ही साथ निर्यात और आयात में होने वाले परिवर्तन की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तो देखो टॉजिक ने जो अपना सिद्धांत दिया था, बस डोरेंस ने उसमें इतना सा कर दिया, इसमें क्वांटिटी को ऐड कर दिया। तो इनका नया फार्मूला आ गया TY इक्वल टू TC इंटू QX। TY आपका बता रहा है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में, TC बता रहा है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों के बारे में, और QX बता रहा है निर्यात की मात्रा को। निर्यात की मात्रा को ऐड करने के साथ डोरेंस ने व्यापार की आय शर्तों का फार्मूला दे दिया। यह सिद्धांत भी व्यापार के लाभ, हानि, आयातित मांग, उत्पादित वस्तु, इन सब के बारे में चर्चा नहीं कर पाया। तो इसके साथ क्या हुआ फिर कि ये भी आलोचना का विषय बन जाता है और आगे चलकर फिर आपकी व्यापार की शर्त 4 आ जाती है। इसे बोला गया सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इसमें क्या हुआ कि एक जैकब वाइनर नामक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने टॉजिक के सिद्धांतों की या टॉजिक के द्वारा बताई गई व्यापार की शर्तों की आलोचना किया। और कौन सी शर्त का? एकल घट की शर्त। मतलब देखो उसकी आलोचना करने के बाद इन्होंने प्रतिपादित किया व्यापार की एकल घट की शर्त। वाइनर ने बताया कि टॉजिक निर्यात उद्योगों में होने वाले परिवर्तन की ओर ध्यान ही नहीं देते। अब जब इस ओर ध्यान नहीं दे रहे तो इससे उनका सिद्धांत असफल हो गया। तो वाइनर ने व्यापार की एकल घट की शर्तों में क्या किया कि घरेलू निर्यात में होने वाले परिवर्तन को भी प्रमुख स्थान दे दिया। अब देखो कि व्यापार की शर्तों में जो नए नए आपके सिद्धांत आते जा रहे हैं उसमें एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी अगर आपको पहले के फार्मूले याद हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते जाओ, आपको नया फार्मूला। जैसे देखो हम लोगों ने व्यापार की आय शर्तों के बारे में क्या देखा था, डोरेंस ने वहां पे क्या बताया, TY इक्वल टू TC आप पहले से लो क्या कहते हैं टॉजिक से उधार ले लो, इसमें QX को आप ऐड कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसको QX से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आ जाता था। उसी प्रकार इसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने TC के साथ FX को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो FX है ये आपका क्या बता रहा है, FX बता रहा है घरेलू निर्यात उद्योगों के बारे में। तो इस तरीके से ये भी हो गया आपका। अब इसमें क्या हुआ कि यदि किसी देश में व्यापार की शर्तें भले ही प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन निर्यात उद्योगों की उत्पादकता में सुधार हो तो व्यापार की एकल घट की शर्तों में भी सुधार होता है और व्यापार की शर्तें पहले से बेहतर हो जाती हैं। वाइनर टॉजिक के सिद्धांत की आलोचना करते समय यह कहना बिल्कुल नहीं भूलें कि टॉजिक का सिद्धांत केवल आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, अर्थात यह विरोधाभास का मिश्रण है और खुद टॉजिक के सिद्धांत को ही अपने सिद्धांत का आधार मान लेते हैं। तो इनका सिद्धांत भी आंकड़ों के लेखा जोखा के साथ भ्रम उत्पन्न करता। मतलब कहने का यह है कि जिन आधारों पे इन्होंने टॉजिक के सिद्धांत को गलत ठहराया था, बाद में उन्हीं को अपने सिद्धांत में शामिल करके और अपना नया सिद्धांत दे दिया। तो भाई इनका भी गलत होना ही है, इनका भी आलोचना का विषय बन गया। आगे फिर आपका आता है व्यापार की द्विघटकीय शर्तें, और इसका भी प्रतिपादन वाइनर ने ही किया, क्योंकि एक बार इनका ये जो आया वो पूर्ण नहीं था, वो भी आलोचना का विषय बना। तो फिर से इन्होंने प्रयास किया। पहले जो इन्होंने केवल निर्यात की बात की थी एकल घट की शर्तों में, अब द्विघट की शर्तों में ये आयात को भी शामिल कर लिए। तो पहले जो केवल घरेलू निर्यात को रखा था, इस बार घरेलू आयात को भी रख लिया, बाकी आपका पहले वाला ही चलेगा। तो इसका नया फार्मूला आपका क्या आ जाता है, TD इक्वल टू TC मल्टीप्लाइड बाई FX अपान FM। FX बता रहा है निर्यात की उत्पादकता के बारे में और FM बता रहा है निर्यात सूचक के बारे में। तो वाइनर अपने व्यापार की द्विघटकीय शर्त में उद्योगों को आयात निर्यात को जोड़ने का प्रयास करते। बाद में इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। तो आलोचना तो होनी ही है। इसी क्रम में अगली जो शर्त आती है वो आती है व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें, और इसका भी प्रतिपादन वाइनर ने किया। वाइनर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वास्तविक लाभ मापने के लिए निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन में
लगने वाली प्रति इकाई संसाधनों की अनुपयोगिता की मात्रा को, ध्यान से सुनेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली प्रति इकाई संसाधनों की अनुपयोगिता की मात्रा को व्यापार की एकल घटकीय शर्तों से गुणा करके प्राप्त किया। तो इसमें क्या आपका फार्मूला बनेगा, टीएस के साथ बन जाएगा मल्टीप्लाई करके आरएक्स को, और आरएक्स क्या बता रहा है, निर्यातित वस्तुओं की प्रति इकाई अनुपयोगिता या उपयोगिता में कमी। तो इस तरीके से ये भी सिद्धांत हो गया, और फिर आगे भी इसमें क्या कहते हैं आलोचनाएं वगैरह हुई। अगला आता है आपका व्यापार की उपयोगी शर्तें, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की उपयोगी शर्तें जो हैं ये निर्यात की तथा आयात की अनुपयोगिता में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करती हैं, यानी कि परिवर्तनों को मापने का प्रयास करती हैं, और यह आयातों तथा निर्यातों की उपयोगिता सूचक को प्रदर्शित करती हैं। इसका फार्मूला आपका क्या आ रहा है, UM1/UA1, और पूरे को डिवाइड करना है आपको UM0/UA0। तो उसके बाद अन्य शर्तों की तरह ये भी जो है आंकड़ों में उलझ कर रह जाती है, आलोचना होती है, तो इस तरीके से ये भी आलोचना का विषय बन जाती है। तो ये हो गई देखो आपकी व्यापार की पूरी शर्तें जो कि आपको पढ़ना होता है। 7 प्रकार की व्यापार की शर्तें किसने दिया है, क्या फार्मूला है, बस इतना आपको ध्यान में इसमें रखना। अब सवाल ये उठता है कि ये तो व्यापार की शर्तें हम लोगों ने देख लिया, इसको प्रभावित क्या करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्यापार शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और इस क्रम में पहला जो कारक आएगा वो आएगा पारस्परिक मांग। देखो व्यापार की जो शर्तें होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की मांग पे निर्भर करती हैं। जिस देश में दूसरे देश की वस्तुओं की मांग ज़्यादा होने लगेगी तो दूसरे देश की व्यापार की शर्तें अनुकूल और पहले देश की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा होना ही है। और उसके बाद इसको प्रस्ताव वक्र के माध्यम से दिखा दिया गया। आपने जो है पढ़ा था ना प्रस्ताव वक्र के बारे में, तो वही प्रस्ताव वक्र यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद इस डायग्राम की व्याख्या किया गया है। तो आपको बस ये समझ के रखना है कि भाई व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारकों में पारस्परिक मांग भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद अगला नंबर आता है टैरिफ। तो जो टैरिफ है या प्रशुल्क इसका हिंदी होता है, प्रशुल्क भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करता है। जैसे कि जो देश प्रशुल्क लगा देगा उसकी शर्तें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आयात पर लगाए गए शुल्क के कारण आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो ये प्रशुल्क हो गया। प्रशुल्क भी क्या करेगा, प्रशुल्क भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करेगा। अब ये डायग्राम है और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, तो ये सब आप जो है देखना। अपना पीडीएफ मैंने आपको यूपी पीजीटी वाले ग्रुप में प्रोवाइड कर ही दिया है, तो जो दिक्कत होगी वहां से आप पढ़ लेना। उसके बाद अवमूल्यन, अवमूल्यन भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा, जो देश दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले अपने देश की करेंसी का अवमूल्यन करता है, तो अवमूल्यन करने के पश्चात उस देश के आयातों की कीमतें बढ़ जाएंगी और विदेश में उसके निर्यातों की कीमतें गिर जाएंगी। ये क्वेश्चन आपका अभी नेट के एग्जाम में आया हुआ था। अभी हाल ही में जो आपका नेट का एग्जाम हुआ वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अवमूल्यन के पश्चात क्या होता है। तो देखो अवमूल्यन से भी व्यापार की शर्तें प्रभावित होती हैं। अब ये इसका डायग्राम है और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। इसको आप नोट से अपना मन होगा पढ़िएगा, अदरवाइज एग्जाम के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि क्या क्या प्रभावित होगा। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि व्यापार की शर्तों को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो देखो पारस्परिक मांग प्रभावित करेगी और पारस्परिक पूर्ति भी। मांग में परिवर्तन भी प्रभावित करेगा। साधन संपन्नताओं में परिवर्तन व्यापार की शर्तों को प्रभावित करेगा। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन व्यापार की शर्तों को प्रभावित करेगा। रुचियों में परिवर्तन प्रभावित करेगा। आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित करेगा। प्रशुल्क तो करेगा ही करेगा, अवमूल्यन करेगा। हमने कोटा की बात नहीं की, तो कोटा भी प्रदर्शित क्या कहते हैं व्यापार की शर्तों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से मार्केट कंडीशन यानी कि व्यापार की स्थितियां भी प्रभावित करेंगी। आयात स्थानापन्न हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, भुगतान शेष, ये सब स्फीति और अविस्फीति। तो ये ऐसे सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि व्यापार की शर्तों को प्रभावित करते हैं।
तो व्यापार की शर्तों में अब तक आपने क्या क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा व्यापार की शर्तें होती क्या हैं, कौन सी व्यापार की शर्त को किस अर्थशास्त्री ने दिया, उसका फार्मूला क्या आता है, और उसके बाद व्यापार की शर्तों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब अगर अल्प विकसित देशों के संदर्भ में व्यापार की शर्तों के बारे में देखा जाए तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों के लिए हमेशा से प्रतिकूल रही हैं। यह पॉइंट आपको समझना बेहतर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचिएगा कि क्यों भाई अल्प विकसित देशों के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल रहती हैं। और 1920 से लेकर के 50 के आंकड़ों को देखा जाए तो कीमतों में कमी हुई, लेकिन व्यापार की शर्तों में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रेविस, मिंट, लोइस, लिंडॉल, मिरडाल, ये जितने भी अर्थशास्त्री थे सभी का ये मानना था कि अल्पकाल में व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों के लिए भले ही अनुकूल हो जाएं, लेकिन दीर्घकाल में अगर आप बात करेंगे तो दीर्घकाल में व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिकूल होती हैं। अल्पकाल में भले ही अनुकूल हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रतिकूल होंगी। जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री ठीक इसके विपरीत विचारधारा रखते थे। प्रेविस ने तर्क दिया था 1870 से 30 की अवधि के दौरान निर्यात और आयात को देखा जाए तो औद्योगिक देशों को ही फायदा मिला, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री विकसित और अविकसित देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समर्थक थे। तो ये पूरा जो है सिस्टम चला आपका इस बारे में। ओवरऑल निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जो व्यापार की शर्तें होती हैं हमेशा से वो देखो अल्प विकसित देशों के लिए प्रतिकूल भूमिका ही निभाती हैं, या यही माना जाता है ना कि वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए ही बेहतर रहती हैं। और अल्प विकसित देशों में व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अल्प विकसित देशों में देखो जनसंख्या वृद्धि होती है, मांग की लोच का अभाव होता है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे पिछड़ी हुई होती है, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होता है, संगठन का अभाव है, निर्यातों का संकेंद्रण है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि अल्प विकसित देशों में व्यापार की शर्तों को प्रतिकूल बनाए रखते हैं। अब व्यापार की शर्तों को सुधारने के उपाय क्या क्या हो? तो इसमें यह हो सकता है कि संगठनों का निर्माण किया जाए, मुद्रास्फीति पे रोक लगाई जाए, प्रदर्शन प्रभाव पे नियंत्रण, मूल्यों के उच्चावचन पे। तो ये ऐसे तरीके हैं जिनसे व्यापार की शर्तों को सुधारा जा सकता है। तो इस तरीके से आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में 22-23 मिनट बने रहे होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यापार की शर्त होती क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, किस अर्थशास्त्री ने कौन सी व्यापार शर्त को दिया, उसका फार्मूला क्या है, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्यापार की शर्तों में अल्प विकसित देशों को लाभ होगा या विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को होगा, और कैसे अल्प विकसित देशों में व्यापार की शर्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके जरूर क्लियर होंगे या हुए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में मैं ना कहूँ फिर भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं एक आसान भाषा में, सरल शब्दों में, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलने वाली। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि लाइव क्लास में दिक्कत आती थी, इसीलिए मैंने इसको वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल करा है। तो यहाँ पे आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है।